सभी को नमस्कार। दिल से आप सभी को नमस्कार। गॉड ब्लेस यू लेडीज एंड जेंटलमैन। जरा दिल को थाम लो, नाम लो, कह भी दो मैं हूं कौन। डॉन। थैंक यू शुभम, अतिशोक्ति है आपके शब्दों में। आज 11 सितंबर है और मैं आप सभी के सामने आपका गोपाल वर्मा बड़े दिल से आप लोगों को पढ़ाने के लिए एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि कल की क्लास आप लोगों ने अच्छे से देख ली होगी, रिवाइज कर ली होगी और आपकी थैंक यू आनंद साहब। आपकी जुल्फें तो काफी खतरनाक लग रही हैं। थैंक यू अर्जुन। ये कौन है जिसने हमें अभी तक देखा नहीं? सो नाइस ऑफ यू। आज मैं स्मार्ट लग रहा हूं क्या? आज मैं स्मार्ट लग रहा हूं? अच्छा, थकावट, मैं ठीक होता जा रहा हूं इसलिए मैं अच्छा लग रहा हूं। सो स्वीट। अरे बहुत अच्छे इंसान है। ये तो आपने सही कहा प्रिंस। आई स्माइल डिस्पाइट माई इलनेस। इसीलिए लोग दीवाने हैं गोपाल वर्मा के। ऐसे मत को, ब्यूटी प्लस का कोई कमाल नहीं है। जो कमाल है वो गोपाल वर्मा का। मुखर्जी नगर में पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाया बट आपको देख रहा हूं। थैंक यू गुलशन। आपकी अदाओं का दीवाना हो गया हूं। सो नाइस ऑफ यू। एक बालक कहता है कि गाना गा दो सर। बेटे बिल्कुल गाना गाऊंगा। जिस दिन आप लोगों का सिलेबस खत्म होगा उस दिन मैं आपके लिए मैं एक दिल से गाना गाऊंगा। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको। ठीक कह रहे हैं विशाल जी। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कहानी को हम लोग अब आगे चलना शुरू करें, लेकर चलना शुरू करें। वोकैबुलरी सेशन का हम लोगों का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होगा। मैं फिर से इसे समझा देता हूं। हमारा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम जो भी टॉपिक कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद हम बीच में थोड़ा सा वोकैब सेशन लेकर चलते हैं। और वोकैबुलरी का मतलब ये नहीं होता कि वोकैबुलरी को लेकर ही पकड़कर बैठ जाओ। और वोकैब का इनफैक्ट जो मीनिंग होता है वो ये है कि आप लोगों को वोकैबुलरीज तैयार करने की अप्रोच में देना चाहूंगा। जैसे आज सुबह भी आप लोगों के डाउट ग्रुप्स में आज आप लोगों को बेहतरीन 50 वर्ड्स का एक कलेक्शन दिया। टेलीग्राम चैनल्स हैं जिन पर कंटेंट्स आपको रेगुलर अपलोड किए जाते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं जितनी भी बार चाहें तो। फाइन। तो मुझे लगता है समय बचाते हुए कहानी को लेकर चलना चाहिए थोड़ा सा आगे। और ये जो डिस्कशन अब हमारा होगा, ये डिस्कशन हमारा होगा, हमने पिछली क्लास तक पर्सनल प्रोनाउन को समझने की कोशिश की और पर्सनल प्रोनाउन में हम लोगों ने समझा कि पर्सनल प्रोनाउन होते क्या हैं, उनके अलग अलग केसेस कैसे काम करते हैं और शब्दों की अरेंजमेंट का कुछ काम हम लोगों ने समझा। और इसी चीज को थोड़ा ग्लाइड करते हैं आगे। एक अगली टाइप के प्रोनाउन से हम लोग मिलने की कोशिश करते हैं। इसे हम नाम से जानते हैं। जरा पढ़कर दिखाओ जरा, क्या लिखा है भाई साहब? शाबाश। हम इसे क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं, इसे हम बोलते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहा हमने? इसे हम कहते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव का इनफैक्ट डिमोन्स्ट्रेट शब्द से बना है। फाइन। और जब हम इस डिमो की बात करते हैं तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा शब्द हुआ जो बेसिकली काम करता है टू पॉइंट आउट। पॉइंट आउट करने की अगर हम बात करें तो ये इशारा करता है। अब कैसे ये इशारा करता है, क्या है इसकी एक्चुअल फंक्शन, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बेसिकली कुछ टाइप के हुए, उनको थोड़ा समझ लेते हैं, कैटेगराइजेशन उसके बाद हम लोग लेकर चलना चाहेंगे। एक बड़ा प्यारा शब्द लिखा, दिस, दैट, दीज, दोस। बेसिकली ये चार हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। इन चारों के चारों डिमोन्स्ट्रेटिव्स को अगर हम थोड़ा कायदे से समझने का काम करें तो ये चारों के चारों शब्द अपना अलग अलग फंक्शन बताते हैं। दिस का जब हम जिक्र करते हैं
तो हम इसे सिंगुलर के लिए यूज करते हैं और नियर के लिए यूज करते हैं। दैट की अगर हम बात करते हैं तो सर इसे हम सिंगुलर के लिए, और फार जो चीज दूर है, दीज की अगर हम बात करें तो प्लूरल और बात नियर के लिए हुई, और अगर हम दोज की बात करें तो प्लूरल और फार के लिए। कायदा क्या कहता है इन चीजों को लेकर, थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करें। हम जब भी इन शब्दों की बात करते हैं तो इन शब्दों का थोड़ा ध्यान रखें, इस बॉक्स का मतलब इन शब्दों की अगर हम बात करते हैं, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, ज्यादा खूबसूरत होगा। जब भी हम इन शब्दों की बात करते हैं तो इन शब्दों के बाद लिखा मिले मुझे हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, या फिर लिखा ना मिले इनमें से कुछ भी, तो भी ये हमारा काम चल जाता है। पिछली क्लास में हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी एक छोटा सा क्वेश्चन, किसी अननोन नंबर से कोई फोन कॉल या मैसेज आता है तो हम लोगों ने सवाल पूछने की कोशिश की थी हु इज इट। इस इट को लेकर हम लोगों ने पिछली क्लास में काफी सारी बात की और हमारी बात इनफैक्ट ठीक नहीं हो पाई। फिर हम लोगों ने इस बात को ध्यान से देखा और इसको समझने की कोशिश की, तो बात ये समझ आई कि भैया इस इट की जगह हमें कुछ और शब्द की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ लोगों ने हो सकता है भी बोलने की कोशिश की हो दिस। अगर दिस को हम देखें तो ये सिंगुलर और नियर, जब वो है ही आपके पास तो फिर पूछने की जरूरत क्या है। इनफैक्ट वो इंसान आपके पास नहीं, जिसने भी फोन कॉल या मैसेज किया है इनफैक्ट वो इंसान आपसे दूर है, इसलिए क्या यूज होना सेंसिबल हुआ, दैट। चलो दोस्तों थोड़ी कहानी को लेकर चलते हैं आगे। हम इन चारों के चारों शब्दों का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग तरह यूज देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक मैं छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछने की कोशिश करूं, रिया हैज अ स्कूटर एंड अ बाइक, I take this and you take that। अगर हम इन दोनों की दोनों बातों को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो कायदा क्या बनता है, थोड़ा ध्यान से देखें। मैंने आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है जो सिर्फ समझाने के लिए है। रिया के पास एक स्कूटर है और एक बाइक है, ठीक है। आई टेक दिस एंड यू टेक दैट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं समझना चाहूं, आई टेक दिस यू टेक दैट, तो सर मैं क्या लेकर जाना चाहूं, स्कूटर या बाइक? आप क्या लेकर जाना चाहें, स्कूटर या बाइक? क्योंकि ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमेशा पॉइंट आउट करने का काम करते हैं। तो पॉइंट आउट कैसे करने की बातचीत करते हैं इस दिस की अगर हम बात करते हैं तो दिस, अगर मैं इस सेंटेंस को रिवर्स में देखकर चलना चाहूं तो रिवर्स में पहुंचते हैं हम किसकी तरफ, बाइक की तरफ, है ना। दिस हम यूज करते हैं सिंगुलर चीज के लिए और जो नियर है। अगर हम इस दैट की बात करते हैं तो ये सिंगुलर है और फार है। अब अगर इस दैट के मुताबिक मैं थोड़ा सा रिवर्स में चलना शुरू करता हूं तो जो इससे दूर है, ये तो इसके पास हुआ, लेकिन इससे दूर होने वाला शब्द कौन सा हुआ, स्कूटर। तो इसका मतलब मैं जो चीज लेकर जाना चाहूंगा वो हुई बाइक और आप जो लेकर जाना चाहेंगे वो हुआ स्कूटर। इसी सीक्वेंस को एग्जामिनेशन हमारे पेपर में लिखकर दे देता है और सीक्वेंस बताने की कोशिश का मतलब हुए हमारे सामने दो अलग अलग नाउन्स, अरे हाँ ना। और ये दोनों अलग अलग नाउन्स जब हम लोग डिमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं तो डिमोन्स्ट्रेट करने के लॉजिक कुछ इस तरीके से जुड़ गए हैं कि हमारे सामने एक तरफ लिखा मिला दिस और एक तरफ हमें लिखा मिला दैट। दिस के मुताबिक जो इसके नजदीक है और दैट का मुताबिक हो गई जो बात इसके दूर है। ठीक है बच्चों, ये अरेंजमेंट पॉइंट आउट करने के लिए पूछी जाती है। मैं अब आपके सामने एक्चुअल क्वेश्चन लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखें। ये हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर एरर की बात कर रहे हैं तो आपके सामने ये एरर के लिए मैंने क्वेश्चन दे दिया। थोड़ा ध्यान से इस लिखे हुए क्वेश्चन पर काम करें और फिर मुझे बड़े ध्यान से, प्यार से, अच्छे से ये चीज समझाने की कोशिश करें कि आपके हिसाब से कौन सी कोशिश होगी।
अब इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन आर कनेक्टेड, वी हैव टू इरेडिकेट दिस। इरेडिकेट का मतलब समझ आता है जब आप किसी चीज को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। आगे लिखा हुआ नजर आया मुझे दिस, अगर इस दिस के हिसाब से मैं देखने की कोशिश करता हूं तो रिवर्स में आकर जो इसके नजदीक लिखा मिला, तो इस दिस से हम लोग पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं पॉपुलेशन को, है ना। तो आप एक बात मुझे सोचकर बताएं, क्या हम पॉपुलेशन को जड़ से खत्म कर दें? अगर हम पॉपुलेशन को जड़ से खत्म कर देंगे तो फिर तो कहानी खत्म हो गई। इस बात को मैं दूसरे तरीके से पूछने की कोशिश करूंगा, आप क्या खत्म करना चाहेंगे, गरीबी या गरीबों को? नॉनसेंस हो गई बात। लोग तो ये कह रहे हैं सर गरीबी को कम करना चाहिए, आप यहाँ गरीबों को कम कर रहे हैं। सर गरीबों को अगर खत्म कर दोगे तो फिर तो ये तो नॉनसेंस ही हो गई। इसका मतलब आपकी सेंटेंस की अरेंजमेंट ठीक नहीं है, और इस अरेंजमेंट के मुताबिक पॉपुलेशन का जिक्र पहले हो पॉवर्टी का जिक्र बाद में हो, तो आपका ये दिस और दैट अपनी जगह सही पहुंचता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसी अरेंजमेंट आपसे पूछी जाती है। एक बार इसे फिर ध्यान से देखें, मैं अगर इस सीक्वेंस को ठीक नहीं करता तो वी हैव टू इरेडिकेट दिस। जब हम दिस का जिक्र करते हैं तो ये अपने नजदीक वाले नाउन को डिमोन्स्ट्रेट करता है, और दैट अपने से दूर वाले नाउन को डिमोन्स्ट्रेट करता है। ठीक है, तो इस लिहाज से वी हैव टू इरेडिकेट दिस। रिवर्स में मैं अगर आता हूं तो इसके नजदीक नाउन पड़ता है कौन सा? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जनसंख्या को कहते हैं, तो पॉपुलेशन को हम चाहकर भी खत्म नहीं कर सकते। खत्म कर सकते हैं तो फिर आप किस लिए आए हैं भाई, है? तो इसका मतलब हम लोगों को आगे लिखा देखा तो टू कंट्रोल दैट। अब दैट का मतलब क्या हुआ? पॉवर्टी। इसके सेंस तो इससे निकल रही है, लेकिन इस इरेडिकेट के साथ, इस इरेडिकेट मींस टू रूट आउट, जड़ से खत्म करना, टू फिनिश। ठीक, तो ये सेंस को ठीक बनाने के लिए हम इन दोनों शब्दों को अरेंजमेंट ठीक करनी होगी। पॉवर्टी का जिक्र बाद में, क्योंकि पॉवर्टी को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं किसे? पॉपुलेशन को। इसीलिए हमने इन दोनों की सीक्वेंस को बदला। आप इस बात को ध्यान से देख सकते हैं आराम से। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आप इनको आराम से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ी कहानी लेकर चलते हैं आगे। एक अगली कैटेगरी के प्रोनाउन से हम लोग मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने का काम करें। रेसिप्रोकल शब्द बड़ा प्यारा शब्द होता है। रेसिप्रोकल का होने का मतलब क्या हुआ? रेसिप्रोकल बेसिकली एक ऐसा प्रोनाउन हुआ जिस प्रोनाउन के अंदर अगर हम मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं तो एक हुआ उसके अंदर एक्शन को देने वाला, और दूसरा हुआ एक्शन को लेने वाला, या फिर रिवर्स करने वाला, जिसे हम कहना चाहें तो रेसिप्रोकेट करने वाला। दो शब्दों का जिक्र इस एग्जामिनेशन में हमारे सामने रखना है। एक हुआ ईच अदर और एक हुआ वन अनदर। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं लेडीज एंड जेंटलमैन। इन क्वेश्चंस को पहले ध्यान से देखें, लिखना चाहें लिखें, पढ़ना चाहें पढ़ें, फिर इनके हम फर्क को समझने की कोशिश करेंगे।
मैंने आपके सामने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं। जरा ध्यान से इन 5 क्वेश्चंस पर फोकस करें, फिर मैं इनके डिस्कशन पर काम करूंगा। प्लीज टेक योर टाइम। मुझे लगता है आप लोगों ने इस बातचीत को लिख लिया होगा। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। बेसिकली इन तरह के लिखे हुए शब्दों को मूर्ख लोग इस तरीके से कहने का काम करते हैं कि भैया ईच अदर 2 के लिए यूज होता है और वन अनदर 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है। ये मूर्खानंद की बात है, फाइन। और असलियत में यहाँ संख्या की बात नहीं है। असलियत में यहाँ जो बात है वो है कंसीडरेशन की। कंसीडरेशन को अगर ध्यान से हम देखने का काम करें तो कंसीडरेशन ये कहती है कि जब ईच अदर की हम बात करते हैं, संख्या कितनी भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंसीडरेशन में 2 एट अ टाइम। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, 2 एट अ टाइम, एक बार में 2 का पार्टिसिपेशन हो, कंसीडरेशन हो। वन अनदर की अगर हम बात करते हैं तो एक बार में हम 2 से ज्यादा लोगों के पार्टिसिपेशन की कोशिश करें या एक बार में ही 2 से ज्यादा लोगों की कंसीडरेशन नजर आए। राधा एंड प्रिया आर, सर है ही लोगों की संख्या 2, तो कंसीडरेशन और पार्टिसिपेशन भी 2 का ही हुआ, इसीलिए कह देना ज्यादा सेंसिबल हुआ ईच अदर। ऑल द स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग द मैटर विद, सर डिस्कशन जब हम लोगों के बीच करते हैं तो डिस्कशन में संख्या 2 से ज्यादा लोगों के बीच हो सकती है, और इसीलिए अगर आगे कहानी को हम लेकर चलना चाहें तो ये तो अपनी जगह सही हुआ, वन अनदर। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करना चाहूं, लिखा है दे शुक हैंड्स विद। सर एक बात बताओ, संख्या में लोग कितने भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, जब आप हैंडशेक करने की कोशिश करोगे तो पार्टिसिपेशन 2 एट अ टाइम की ही हुई, और इसीलिए ज्यादा अप्रोप्रिएट हुआ ईच अदर। द 4 सिस्टर्स क्वार्ल्ड विद, जब सर संख्या में ही लोग 4 हैं और झगड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि 2 ही हों, सर झगड़ा 2 से ज्यादा लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसीलिए यहां पर ज्यादा अप्रोप्रिएट हुआ आपकी तरफ से वन अनदर। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, इन दिस सीरीज इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग। सर कोई भी मैच आप करें, कोई ऐसा मैच तो पॉसिबल नहीं होगा जिसमें इंडिया बॉलिंग कर रहा हो, पाकिस्तान फील्डिंग कर रहा हो और ऑस्ट्रेलिया तैयार हो, आहा हा हा आजो 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 खिलाओ, नॉनसेंस हो गई बात। अगर कंसीडरेशन देखें तो मैच 2 टीम्स के बीच एक बार में होता है, कंसीडरेशन कहती है 2 एट अ टाइम, इसीलिए ज्यादा अप्रोप्रिएट हुआ कह देना हमारे सामने ईच अदर। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी सी बात है, एक बार इसे देख लीजिएगा। लिखने का काम आप आराम से करें, बाद में करें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, आई होप आप लोगों ने इस चीज को थोड़ा ध्यान से देख लिया होगा।
रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बाद अगर हम थोड़ा आगे चलने की कोशिश करें तो एक बहुत प्यारा प्रोनाउन आता है जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन की अगर हम बात करना चाहें तो इंडेफिनिट प्रोनाउन नाम से ही हमें पता चलता है कि ये इंडेफिनिट हुआ। मैं अगर थोड़ा शाब्दिक रूप से इसे समझने का काम करूं, मैंने कहा राजेश बाहर खड़ा है। ये राजेश अपने आप में प्रॉपर नाउन हुआ, किसी इंसान का नाम है। राजेश हटाकर अगर मैं कहने की कोशिश करूं, एक लड़का बाहर बुला रहा है, एक लड़का, लड़का अपने आप में कॉमन नाउन हुआ। लड़का हटाकर अगर मैं कहना चाहूं वह बाहर खड़ा है, दिस वह मैस्कुलिन सिंगुलर, तो इसके लिए हम ही का यूज करेंगे। इस ही को हटाकर अगर मैं कहना चाहूं कोई बाहर खड़ा है, अब इस कोई को अगर हम समझें तो कोई भी हो सकता है, अरे हाँ ना, और जिस जैसा कोई भी हो सकता वो इंडेफिनिट बात करता है। इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे मेरे साथियों। और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन बनते हैं किस तरीके से, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। हम अगर थोड़ा ध्यान से इसे देखने की कोशिश करें, एक प्यारा सा शब्द लिखा मैंने, शाबाश, वेरी गुड, बोलते चलिए साथ साथ, एवरी, सम, एनी, नो के साथ हम लोग कंपाउंड करने की कोशिश करते हैं प्यारे से शब्दों को, बडी, या फिर हम अगर कहना चाहें वन। मैंने कहा कंपाउंड करने की कोशिश करते हैं। मैं अगर आपके सामने दो सवाल लिखने की कोशिश करता हूं, जरा दिमाग लगाने की कोशिश करें दोस्तों, और इन दोनों सेंटेंसेस में जरा मुझे सोचकर बताएं क्या इन दोनों में कोई फर्क है। तो इस लिखी हुई बातचीत को अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों के अगर ध्यान से अर्थ को समझे तो दोनों के अर्थ अलग अलग हुए। इस एवरी के साथ अगर हम लोगों को इस बॉडी को अगर हम स्प्लिट करते हैं, अलग करते हैं, तो इसका मतलब समझ में कुछ ऐसा आता है, शायद बात कही जा रही है डेड बॉडी के बारे में, है ना, कि हर एक शरीर को अच्छे से ट्रीट किया गया। अब हर एक शरीर को ट्रीट करने का मतलब तो एक नॉनसेंस कन्वे हो रहा है, डेड बॉडी, इसलिए इस बातचीत का अर्थ पूरी तरह अलग हो गया। लेकिन अगर हम कहने की कोशिश करें एवरीबडी इज ट्रीटेड वेल, इस एवरीबडी का मतलब हम लोगों को इनके साथ जुड़ने पर समझ में आ रहा है कि वन पर्सन आउट ऑफ मैनी। क्या लिखा मैंने, वन पर्सन आउट ऑफ मैनी। मेरे सामने बहुत सारे इंसान हैं, उनमें से मैं किसी एक की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये समझ आता है जब हम इन्हें कंपाउंड करते हैं, मेरे साथ बोलने का काम करें, एवरीबडी एवरीवन, समबडी समवन, एनीबडी एनीवन, नोबडी नो वन, ये कंपाउंड है। और कंपाउंड होने के नाते जब आगे हम लोग बात लेकर चलना चाहेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा रखते हैं हम सिंगुलर। और सिंगुलर होने की कहानी जब आगे हम लोग लेकर चलते हैं तो इन सिंगुलर होने के साथ साथ सवाल उठता है कि प्रोनाउन कैसा हो। जैसे अगर मैं मान लीजिए आपके सामने एक सवाल लिखता हूं, समवन हैज लॉस्ट इट्स his her आई कार्ड। सर अगर इस लिखे हुए सेंटेंस में मैं आपसे चॉइस पूछूं तो कौन से प्रोनाउन की चॉइस आप आगे लिखने की कोशिश करेंगे? बड़े ध्यान से देखें। मुझे लगता है आप इस चीज को देखने के साथ साथ ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि सर इस संबंध को लेकर, जेंडर को लेकर एक सवाल उठाया गया है। बोलो हाँ। अब अगर जेंडर को लेकर सवाल उठाया गया है तो इस संबंध से हम लोगों को ये देखना है कि ये जो लिखा हुआ संबंध है, क्या ये लिखा हुआ संबंध मैस्कुलिन है? नहीं। क्या ये लिखा हुआ संबंध फेमिनिन है? नहीं। क्या ये लिखा हुआ संबंध न्यूटर जेंडर है? नहीं। तो कुछ भी नहीं, तो हम इसे लेकर चलेंगे कॉमन जेंडर के ट्रीटमेंट में। और कॉमन जेंडर की प्रायोरिटी हमें याद आती है, जैसा केस वैसी जरूरत, और हम इसके लिए यूज करते नजर आए ही, हिज या फिर हिम। इसी की वजह से हमने इसके लिए कायदा बनाने की कोशिश करी हिज के साथ। यहां तक की बात अपने आप में समझ में आ रही है? अरे भाई हाँ या ना? तीन शब्दों का थोड़ा ध्यान रखें, बड़ी काम की चीज है। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ हम लोग एक और चीज को जोड़ने की कोशिश करते हैं कभी कभी, थिंग। बेसिकली ये भी कंपाउंड होता है, और मेरे साथ मिलकर बोले एवरीथिंग,
समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। क्योंकि हम लोग जब ध्यान से इसे समझने का काम करें तो ये सभी के सभी कंपाउंड होने की साथ साथ बिहेवियर कैसा रखते हैं, सिंगुलर। आप अगर इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो थिंग हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, और इस ऑब्जेक्ट की ही बातचीत को अगर मैं आगे प्रोसीड करना चाहूं तो ऑब्जेक्ट के नाम पर हम लोगों ने प्रोनाउन की बातचीत करनी है किसके साथ, इट, इट्स या फिर इट। चलिए एक सवाल और लिख लेते हैं। अगर मैं कहने की कोशिश करूं, एवरीथिंग हैज इट्स वर्थ। ठीक है बच्चों, तो अब इस लिखे हुए क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, एवरी के साथ जो कंपाउंड हुआ है वो थिंग हुआ, और थिंग होने की ही वजह से हमने इसके साथ कंपाउंड किया है इट्स को। पहले यहां तक की बात को बड़े ध्यान से एक बार देख लें, फिर मिलती जुलती बातचीत को लेकर चलते हैं आगे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे से देख लिया है। चलिए एक बात को आगे लेकर चलने की कोशिश करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन का ये बहुत प्यारा हिस्सा है जो कई बार सवाल में पूछा जाता है हम लोगों से, और इस शब्द को मैं जिक्र में लेकर आना चाहूंगा, ऑल। हम जब इस ऑल की बात करते हैं तो ये ऑल बड़ा प्यारा शब्द होता है, और इस शब्द के अंदर छोटी छोटी बारीकियां जुड़ी हुई होती हैं। कहानी को समझने के लिए मैं कुछ एक सेंटेंसेस लिख रहा हूं आपके लिए, बड़े ध्यान से इन सेंटेंसेस को एक बार लिखें, देखें, पढ़ें, आपकी इच्छा है।
मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़े ध्यान से इन सेंटेंसेस को देखें, फिर मैं कहानी आपके साथ मिलकर शुरू करना चाहूंगा। लिखे हुए इन सभी के सभी सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से समझें तो इन सभी के सभी सेंटेंसेस के अंदर ऑल का एक बहुत प्यारा फंक्शन है। लॉजिकली क्लियरली समझने की कोशिश करें। लिखे हुए इन सेंटेंसेस पर अगर हम थोड़ा गौर फरमाएं, इसको समझने से पहले एक बार इसको थोड़ा ध्यान से देखें। बेसिकली ये शब्द लिखा है एक प्रोनाउन, और प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द हुआ जो नाउन को रिप्लेस करता है। अगर प्रोनाउन एक नाउन को रिप्लेस करता है तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि नाउन की जगह मैं वापस प्रोनाउन को भी रख सकता हूं। थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने एक बात कही थी, राजेश बाहर खड़ा है। राजेश को हटाकर मैंने कहा वह बाहर खड़ा है। अब मैं इस वह को हटाकर चाहूं तो वापस भी कह सकता हूं एक लड़का बाहर खड़ा हुआ है। तो नाउन की जगह प्रोनाउन आ सकता है, तो हम सोचने के लिए उल्टा भी सोच सकते हैं कि भाई साहब प्रोनाउन की जगह वापस नाउन को भी तो लिख सकते हैं। अब अगर ऐसी बातचीत है हमारे सामने तो कहानी को थोड़ा ध्यान से समझा जा सकता है। कैसे? लॉजिकली समझें। लिखे हुए इस सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं, लिखा है ऑल इज वेल। मैं अगर आपसे पूछूं हाँ बच्चों बताओ क्या हालचाल है, तो आप कहोगे सर सब बढ़िया। इस सब कहने का मतलब हमें समझ आता है जो चीज आप बताना चाहते हैं वो हुई हेल्थ। मैंने आपसे पूछा और बताओ भाई घर पे सब ठीक ठाक है, आपने मुझे दिया जवाब हाँ जी सर सब बढ़िया है। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपके परिवार के सदस्य हैं आप उनकी बात कर रहे हैं। अरे हाँ है ना। मैंने आपसे पूछा इस लिखे हुए सेंटेंस को पढ़ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अगर मैं इस सारी की सारी बात में मैं आपसे अगर ये पूछना चाहूं अर्थ क्या हुआ? अंत भला तो सब भला। एक बात सोच के बताओ भाजी किस चीज का अंत भला, किस चीज का अंत भला? तो आप इसका जवाब मुझे देंगे सर किसी भी काम का अंत भला तो सब भला। इसका मतलब इस लिखे हुए ऑल ने हमें सर किस तरह के नाउन को रिप्लेस करने की कोशिश कराई? वर्क। अब इन तीन एग्जाम्पल्स को अगर हम ध्यान से समझने का काम करें तो हमें इस ऑल के फंक्शन को समझने में मजा आता है। इस ऑल के फंक्शन को अगर हम थोड़ा ध्यान से समझें तो ये ऑल बेसिकली दो तरह के नाउन्स को रिप्लेस करता है, और एक हुआ इसके सामने आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन, और इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सी हेल्पिंग वर्ब? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। फिर कह रहा हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई अलग से टॉपिक नहीं होता। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही निचोड़ है। जितने ध्यान से इसे सुने समझे उतना बेहतरीन हर एक टॉपिक जुड़ता जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए। अगर हम इस ऑल की बात करना चाहें तो ये दूसरी तरफ से रिप्लेस करता है अनकाउंटेबल नाउन को, इसीलिए हम इसके साथ यूज करने की कोशिश करते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ध्यान से समझने का काम करते हैं। तो इस लिखे हुए सेंटेंस 1 को देखो ध्यान से, हील के साथ टीएच सफिक्स किया हम लोगों ने, तो टीएच सफिक्स करने वाली बात याद आ रही है? अनकाउंटेबल, इसीलिए हमने इसके साथ क्या यूज किया? इज। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं ऑल आर वेल, तो इसका मतलब ध्यान से अगर मैं देखता हूं तो मेंबर के साथ एस जोड़ने की कोशिश हुई। इनफैक्ट ये अपने आप में किस तरह का नाउन हुआ? प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसीलिए क्या यूज कर रहे हैं हम? आर। कुछ बातें समझ आ रही हैं बच्चों? अगर मैं देख रहा हूं ये ऑल रिप्लेस कर रहा है वर्क, इनफैक्ट ये अपने आप में क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए हमने इसके साथ यहां क्या यूज किया? इज। तो किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर जब हमसे हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए पूछा जाता है तो देखना पड़ता है ये ऑल एक्चुअल में किस तरह के नाउन को रिप्लेस कर रहा है। आज मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पर काम करते हैं। ऑल ब्लैंक रिक्वेस्टेड टू सिट हियर, तो जिन्हें आप बिठाने की कोशिश कर रहे हैं वो बेसिकली आप लोगों के गेस्ट्स हैं, हाँ है ना। अब अगर गेस्ट्स की आप बात करते हो तो सर गेस्ट्स अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ, इसलिए आप लोगों ने यूज किया आर। ऑल बीन पैक्ड फॉर द ट्रिप, जिस चीज को आप ट्रिप पर जाने के लिए पैक करते हो वो क्या हुई? थिंग्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसलिए आप लोगों ने चुना हैव।
नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव ऑल वाज वर थैंक्ड फॉर द गिफ्ट्स। जिन्हें आप थैंक्स कहेंगे वो आप लोगों के किसी भी पार्टी के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए गिफ्ट्स लाएंगे इंसान हुए। तो इसका मतलब यहां पर भी हो गया आपके सामने गेस्ट्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आपने चुना वर। ऑल इज आर स्पेंट लेविशली। अब सर जिसे आप खर्च करने की कोशिश कर रहे हो तो वो दो तरीके से मीनिंग को रिप्लेस कर सकता है। अगर ये मीनिंग को रिप्लेस कर रहा है मनी के सेंस में तो मनी की वजह से आप यूज करेंगे इज, और अगर आप इसके लिए यूज करेंगे रुपीज वाली सेंस तो आप यूज करेंगे आर। मुझे पूरी उम्मीद है नाउन के दौरान हम लोगों ने काउंटेबल अनकाउंटेबल को इसी चीज के लिए समझा था, ठीक है। और कुछ मूर्खानंद है जो कहते हैं कि सर क्लास में कंटेंट कम होता है और ये ज्यादा है और वो ज्यादा है। बच्चों ध्यान रखना, मेरी जब स्पीड की मुझे जरूरत होगी मैं गाड़ी टॉप गियर पर लेकर चलता जाऊंगा, और आपके लिए नहीं, ये सभी के लिए मेहनत हो रही है। सिलेक्शन वो निकालेगा जो ट्रस्ट करेगा, ठीक है, कंटेंट पर भी और कहानी पर भी। छोड़िए, अगले सेंटेंस पर मैं काम करना चाहूंगा दोस्तों। हमारे सामने लिखा है ऑल आई नीड इज आर म्यूजिक। कभी कभी हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर इस ऑल का जिक्र नहीं मायने रखता। इस ऑल के लिए हम लोग जो भी लिखने की कोशिश करते हैं वो इनफैक्ट जिसे रिप्लेस करता है वो हमारा सब्जेक्टिव केस यहां लिखा मिलता है, ठीक है जी। और इस सब्जेक्टिव केस का असलियत में नाम क्या है इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं अगर आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिखूं, मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा राहुल इज अ डॉक्टर। सेंटेंस को पढ़कर सुनाना, ठीक है, राहुल इज अ डॉक्टर। अब अगर इस सेंटेंस को मैं ध्यान से पढ़ने की कोशिश करता हूं तो राहुल इज अ डॉक्टर। मैं जिस राहुल की बात कर रहा हूं इनफैक्ट वही अपने आप में क्या है, डॉक्टर है। अरे हाँ है ना। तो ये इस लिखे हुए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। हम इसे कहने की कोशिश करते हैं कभी कभी ऑब्जेक्ट की जगह लिखा सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। एक बार फिर से मेरे साथ ध्यान से सुने, कभी कभी ऑब्जेक्ट की जगह लिखा सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अगर आप इस बात को एक तुक्के लगाने के तरीके से समझें तो इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर मैं चाहूं तो मैथमेटिक्स का एक छोटा सा सिंबल लगा सकता हूं, इक्वल्स टू। तो जो राहुल है वही डॉक्टर है। अरे हाँ है ना। तो ये दोनों जब हैं ही एक तो ये इसी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा है तो इसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है भाई। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने का ताल्लुक क्यों बताया गया है थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। ऑल का कभी कभी हम लोगों को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिख कर दिया जाता है और इसी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को रिप्लेस करने की वजह से हम इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। लिखे हुए सेंटेंस पर ध्यान से देखने की कोशिश करें। ऑल जिसकी बात कर रहा है वो म्यूजिक है। म्यूजिक एक अनकाउंटेबल नाउन होने के नाते क्या यूज कराना चाहता है, इज। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं, ऑल जिसकी बात कर रहा है उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है 10 बॉयज। 10 बॉयज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसके लिए हम लोगों को यूज करना पड़ रहा है वर। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव ऑल राखी वांट्स 10 रुपीज। अगर मैं ध्यान से देखना चाहूं ऑल तो बात किस चीज की हो रही है, 10 रुपीज की। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है नाउन के दौरान हम लोगों ने यूनिट वाले फंक्शन में समझी थी एक बड़ी प्यारी चीज, अवध से पहले। बोलकर सुनाओ, अवध से पहले। अब अवध से पहले को अगर मैं हिस्सों में बांटने की कोशिश करूं तो ए अमाउंट, डब्ल्यू वेट, डी डिस्टेंस, एच हाइट, एस स्पीड और आखिर में पी फॉर पीरियड ऑफ टाइम। यूनाइटेड सेंस सिंगुलर, डिवाइडेड सेंस प्लूरल। याद आ रहा है बच्चों। अगर किसी इंसान को 10 रुपीज चाहिए तो ये यूनाइटेड सेंस की अमाउंट है और इसी की वजह से हम लोगों ने यहाँ पर इस वॉन्ट्स को, अरे मैंने यहाँ पर छोटी सी बात ही मिस कर दी, शायद आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब लिखनी छोड़ दी। मैं इस बात को थोड़ा ध्यान से ठीक से लिख देता हूं और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग अब यूज करने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो वो आप लोगों को चॉइस में दे देता हूं, इज कहोगे या आर कहोगे। अमाउंट यूनाइटेड सेंस में अगर कोई मांग रहा है तो इसके लिए कौन सा आंसर अप्रोप्रिएट हुआ, एस। ठीक है बच्चों, इस बात को एक बार थोड़ा ध्यान से देख लें, फिर चलते हैं कहानी को लेकर आगे।
मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की कहानी आप लोगों ने देख ली होगी। एक अगली बात से मैं आप लोगों को मिलाना चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बड़ा प्यारा है ये प्रोनाउन। कहानी को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। मैं अगर कहूं, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों मेरे साथ। मैं अगर कहूं मेरे पास 10,000 रुपए हैं, मेरे पास 10,000 रुपए हैं और मुझे 1,000 स्टूडेंट्स में उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। परसेप्शन को ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आपको कहा मेरे पास 10,000 रुपए हैं और मुझे 1,000 स्टूडेंट्स में वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका मतलब आप मुझे कहेंगे सर आने दो ना 10 रुपए, हाँ है ना। इसका मतलब ये समझ आता है कि डिस्ट्रीब्यूट करने की बातचीत जो भी है वो इनफैक्ट एक बार में एक की ही बात होती है, और इसीलिए इसके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी कौन सी रही, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक, बात को फिर ध्यान से सुनना। मेरे पास 10,000 रुपए हैं और मुझे 1,000 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं पैसे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या हुआ, एक बार में एक इंसान को ही पैसे मिलने की बात हो रही है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब यह हुआ कि चाहे कुछ भी हो, ये बात तो सिंगुलर तक ही जाकर रुकनी है। मैं इसको पहले परिचय पर लेकर आना चाहूंगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बेसिकली 3 शब्द हमारे सामने आ रहे हैं। एक ईच हुआ, एक आइदर हुआ और एक शब्द हुआ नाइदर। इस कहानी को समझने की कोशिश करूंगा मैं बाद में। पहले मैं लिख रहा हूं आपके लिए कुछ एक सवाल, पहले लिख रहा हूं आपके लिए कुछ एक सवाल। बड़े ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करें और फिर समझना समझाना मेरे साथ शुरू होगा।
मैंने आपके सामने दोस्तों 9 क्वेश्चंस लिखे हैं। मैंने आपके सामने 9 क्वेश्चंस लिखे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, और इन 9 क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। और इन क्वेश्चंस को समझने का तरीका क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझ ले, मेरी बातों को ध्यान से सुन लें। फाइन। डिस्ट्रीब्यूटिव का इनफैक्ट एक मीनिंग तैयार हमें करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव होते क्या है, देखो बच्चों, जब मैं बोल रहा हूं तो ध्यान से सुने, लिखने का काम रोकें और बड़े ध्यान से इस चीज को सुनने की कोशिश करें। फाइन। और कहानी समझनी बहुत जरूरी होती है और उसको सुनना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है कि कुछ लोग साथ साथ लिखने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो सभी के सभी लोग देवता हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब हमें समझना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता क्या है बेसिकली, मैंने कहा अगर मेरे पास 10,000 रुपए हैं और मुझे 1,000 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसका मतलब समझ आता है कि मैं एक बार में एक इंसान को पैसे देता चला जाऊं। तो इसका मतलब एक बार में एक की बात हुई तो हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर हुई। अब हमारे सामने लिखे हुए इन शब्दों का अगर जिक्र कहा जाए तो ईच का जब हम जिक्र करते हैं तो ईच का मतलब हमें समझ में आता है 1 आउट ऑफ द गिवन। जो भी संख्या दी गई उसमें किसी एक की बात हमने कही। आइदर की अगर हम बात करते हैं तो आइदर का मतलब हमें समझना होता है 1 आउट ऑफ 2। नाइदर की अगर हम बात करें तो सर जब 2 में से किसी की भी हम बात नहीं करते। कुल मिलाकर इस कहानी के अंदर एक पुरानी बात मुझे वापस जोड़नी पड़ी कि जब भी हम इनका जिक्र करते हैं तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहती है। डिस्ट्रीब्यूट करने का मीनिंग मैं कई बार बोल चुका हूं, उम्मीद करता हूं आप इसे समझ गए होंगे। सवाल उठता है, और सवाल कैसे, बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैंने कहा इस एक पेन में से एक पेन मुझे दे दो। कुछ लोग सुन नहीं रहे हैं, अपनी मस्ती काट रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करो बच्चों, ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज तब समझ आती है जब आप इसे ध्यान से सुनते हो, उसके बाद इसका यूसेज समझ आता है। फाइन। मैं अगर कहूं इस एक पेन में से एक पेन मेरा है, आप कहोगे सर बात में गड़बड़ है, बात में गड़बड़ है। एक पेन में से एक पेन आपका कैसे हो सकता है? बात तो तब सेंसिबल होगी जब आपके सामने पेन रखे हुए जो भी हैं वो एक से ज्यादा हैं और उसमें से किसी एक को आप चुन रहे हैं। बात कुछ समझ आ रही है? हाँ। अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है कुछ, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए संख्या एक से ज्यादा होनी चाहिए। मैं अगर आपके सामने ये कहूं कि अगर मेरे पास 1,000 रुपए हैं और वो मुझे एक स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो आप कहोगे सर नशा करके आए हो क्या? एक स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट क्यों करोगे? एक को तो पकड़ा के दे ही दो, कहानी खत्म हो गई। डिस्ट्रीब्यूट तब करोगे जब संख्या एक से ज्यादा हो। यहीं से एक छोटा सा नियम तैयार हुआ कि लिखी हुई इस बातचीत को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो इनमें से कोई भी शब्द हम लोगों को जुड़ा हुआ नजर आता है ऑफ के साथ। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोगों को संख्या चाहिए एक से ज्यादा, इसीलिए जो आने वाला शब्द हम लोगों को लिखा हुआ चाहिए वो हुआ प्लूरल। आगे अगर मैं इस कहानी को लेकर चलना चाहूं तो इस प्लूरल के साथ हम लोगों को एक चीज पता है कि प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ जो भी है वो ऑब्जेक्टिव केस है। इसका मतलब आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब हुई वो सिंगुलर। क्यों? क्योंकि शायद हम लोग ये जानते ही हैं कि ये जो भी शब्द हम लिख रहे हैं सभी के सभी शायद एक की बात करते हैं, इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हुआ। अब बात आगे को थोड़ी देर के अंदर समझ आने की कोशिश करेंगे। लिखे हुए सेंटेंस 1 पर फोकस करते हैं। सबसे पहले इस लिखे हुए सेंटेंस में यहां तक मुझे बताएं क्या ये बात अपनी जगह सही है? ईच ऑफ द शर्ट, माफ कीजिए आप सही बोलना चाहते हैं तो ईच ऑफ द शर्ट ना कहकर यहां होना चाहिए ईच ऑफ द शर्ट्स। क्या आगे ये इज लिखा हुआ बातचीत ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। मैं बार बार ज्ञान की बात एक ही कहता हूं, सीखता वो है जो धीरे धीरे आगे कहानी को लेकर चलता है। रैंडम उलझाना है तो मुझे देर नहीं लगती। फाइन। क्वेश्चन नंबर 2, आइदर ऑफ द स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो आइदर ऑफ द स्टूडेंट कहना ठीक होगा? बिल्कुल नहीं सर, स्टूडेंट की संख्या एक से ज्यादा होगी तभी तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मीनिंग को। चलो जी, अब आगे मुझे देखना क्या ये आर कहना सही है? शायद नहीं। इसकी जगह हम लोगों को यहां पर यूज करने की जरूरत पड़ी किस चीज की भाई? इज। अरे हाँ है ना। तो मुझे यहां तक ये समझ आ रहा है कि इसके साथ जो भी हम शब्द जोड़ रहे हैं वो प्लूरल हुआ, लेकिन हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर हुई।
अरे हाँ है ना। अब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होने के साथ और क्या क्या बदलता है, लुक एट द क्वेश्चन थर्ड। अगर मैं यहां तक की बात करता हूं तो क्या ये सेंटेंस अपने आप में ठीक है? बिल्कुल ठीक है। के साथ लिखा हुआ जो भी शब्द वो प्लूरल हुआ, क्यों? शायद वजह मैं समझा चुका हूं कि जब डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करोगे तो संख्या एक से ज्यादा की हो। अब क्या ये हैव अपने आप में सही है? ना जी ना, बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि सर हम इसके अकॉर्डिंग बातचीत कर रहे हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव केस हुआ। हटाकर इसकी जगह हम लोगों ने क्या लिखा? जब ये हो ही गया है सिंगुलर, तो सिंगुलर होने के नाते देयर कहना भी गलत हुआ। अब इस देयर की जगह हो सकता है क्या क्या? एक चॉइस हिज, एक चॉइस हर, और एक चॉइस मैंने लिख दी आपके सामने इट्स। आप मुझे बताएं आपके हिसाब से क्या चीज जचती है? बिल्कुल सही बात हुई। आप लोग सोचने की कोशिश कर रहे होंगे सर यहां पर इस बॉयज में से हम किसी एक की बात करेंगे। अरे हाँ है ना। तो अब बॉयज का मुझे सिंगुलर चाहिए, और इस बॉयज का सिंगुलर होने के नाते आगे जो भी हमें प्रोनाउन चाहिए वो क्या हुआ? हिज। तो यहां से हमारी ट्रिक आगे बढ़ती है, और ट्रिक कहती है कि हम जब इस लिखे हुए प्रोनाउन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो प्रोनाउन हमें चाहिए सिंगुलर कैटेगरी का। किस कैटेगरी का? सिंगुलर कैटेगरी का। और वो सिंगुलर कैटेगरी भी इस लिखे हुए शब्द के अनुसार ही लिखा होगा, हाँ या ना? ठीक है। अब वो लिखी हुई बातचीत चाहे हो ही, चाहे लिखा हो शी, चाहे लिखा हो इट, चाहे कुछ भी लिखा हो, पर हमें एक बात समझ आ रही है, वो होना चाहिए सिंगुलर अपने कायदे में। क्वेश्चन नंबर 4 पर मैं काम करना चाहूंगा। पहले ही सेंटेंस को मैंने यहां तक पढ़ा, क्या यहां तक कोई परेशानी है? लिखी हुई बातचीत अपनी जगह प्लूरल है। कुछ बच्चे ये मानते हैं कि सर आइदर का मतलब हुआ दो में से एक। जब आइदर में दो से एक की बात कह दी है तो क्या टू लिखना यहाँ सुपरफ्लॉस है? बिल्कुल नहीं, ये टू लिखा हुआ अपने आप में सुपरफ्लॉस नहीं है। यहाँ स्टूडेंट्स की संख्या लिखी हुई नजर नहीं आ रही थी, स्टूडेंट्स की संख्या एज्यूम की गई कि हमारे सामने 2 स्टूडेंट्स हैं। बॉयज की संख्या यहाँ लिखी नहीं थी, हमने एज्यूम किया 2 है। तो यहाँ अगर संख्या लिखी है तो ये सुपरफ्लॉस बिल्कुल नहीं है। क्लियर होगी बात? आगे मुझे समझने की कोशिश करनी है। यहां लिखा हुआ वर, ना जी ना, हाँ बिल्कुल नहीं, सिंगुलर होने की जरूरत थी। और अगर सिंगुलर ही हो गए हो तो क्या यहां देयर कहना ठीक होगा? बिल्कुल भी नहीं। चॉइस आप मुझे बताएं, देयर की जगह मैं क्या यूज करूं? हिज, हर या इट्स? शायद याद आ गया होगा आप लोगों को, नाउन का कॉमन जेंडर। अरे हाँ ना, कॉमन जेंडर की प्रायोरिटी कहती है कि सर हम प्रायोरिटी रखते हैं मैस्कुलिन, और इसी के लिए हमने क्या यूज किया बच्चों? हिज। इज माई पॉइंट क्लियर? ठीक है। मैं 1 सेकंड के लिए रुकना चाहूंगा, I mean, थोड़ा सा ही रुकना चाहूंगा, पीछे हटूंगा, वापस आऊंगा। इस कहानी को बस नजरों से निकाल लो। फाइन, टेक योर टाइम प्लीज। मुझे लगता है आप लोगों ने यहां तक की बात को देख लिया होगा। लिखने का काम करें आराम से, उसकी इतनी बड़ी इशू नहीं है। चलिए भैया कहानी को आगे लेके चल लेते हैं। लिखे हुए सेंटेंस नंबर 5 को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करें। मैं जितना अंडरलाइन करूं सिर्फ उतना ही सेंटेंस को पढ़ें और समझने की कोशिश करें। मैंने जितना सेंटेंस को अंडरलाइन किया बस उतना ही मुझे पढ़कर दिखाएं। चलिए हो जाओ शुरू, जितना अंडरलाइन किया उतना पढ़ें, शुरू करें। बहुत खूब सर। तो मुझे लगता है इस सेंटेंस में तो यहां तक तो आपने एरर ठीक कर ही दिया होगा। बिल्कुल ठीक कहा। आइदर ऑफ यू आर अलाउड टू गो, इसका मतलब मुझे समझ में आया, मेरे सामने 2 इंसान हैं और 2 में से किसी एक को जाने की इजाजत है। अरे हाँ है ना। तो बात अगर सिंगुलर की हुई, हटाकर इस आर को आप लोगों ने ठीक कराया एस। बोलो हाँ, बोल नहीं रहे हो यार, बोलो हाँ।
अब अगर मैं ये कहने की कोशिश करता हूं आइदर ऑफ यू इज नॉट अलाउड टू गो, तो मेरे सामने दो में से किसी एक को जाने की इजाजत थी। जैसे ही इस लिखे हुए सेंटेंस में इस नॉट को मैंने कंसीडर किया तो अब उस एक को भी जाने की इजाजत नहीं है। अगर बात ऐसी है हमारे सामने तो हम लोगों को समझ आया कि लिखे हुए सेंटेंस के अंदर कभी कभी आइदर के साथ क्या लिख कर दिया जाता है, नॉट। तो ज्यादा बेहतर हुआ कि इन दोनों को मर्ज करके हम लोग इसकी जगह लिखना क्या बेहतर मानते हैं, नॉट। तो इस नॉट को और इस आइदर को दोनों को हम लोग मर्ज करके ज्यादा बेहतर मानते हैं। क्या लिखा होना चाहिए? बात समझ आ रही है? ये क्वेश्चंस कॉमन सेंस के हैं। मैं फिर कह रहा हूं ये क्वेश्चंस कॉमन सेंस के हैं, पर जहां सेंस कॉमन नहीं होती वहां नॉनसेंस लोगों का जन्म होता है, मूर्खानंद लोगों का जन्म होता है। और ऐसे मूर्खानंद की मैं लिस्ट बना रहा हूं जो आपके बैच से बेतुके सवाल, बेतुके सजेशन और बेतुकी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। कोई इशू नहीं है, सीखने वाले लोग बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, वायदा है मेरा। क्वेश्चन नंबर 6 पर दिमाग लगाना शुरू करते हैं। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने आराम से ठीक करने की कोशिश की होगी। आइदर ऑफ द कौरवस वर नॉट इन द लक्षाग्रह। सेंटेंस को अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे दोस्तों ने सर कहानी को ठीक किया होगा, इस नॉट को और आइदर को हटाकर लिखने की कोशिश की है, नाइदर। बोलो हाँ। अगर इस लिखे सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखने की मैं कोशिश करूं तो मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है। अगर मैं इसे देखना चाहूं, लिखा है कौरव्स, क्या लिखा है? कौरव। और कौरव की संख्या लगभग सभी लोगों को पता है, महाभारत के युद्ध के दौरान शायद सबको पता है कि कौरव की संख्या कितनी थी। इट इज 100। कितनी थी जी? यानी कि ये जो संख्या है यहां पर, ये संख्या हमारे सामने, हमें जितनी जानकारी है वो संख्या 100 है। इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि दोस्तों हम नीदर का जब जिक्र करते हैं तो नीदर का जिक्र करते हैं जब संख्या कितनों की हुई? 2 की। लेकिन अब हमारी जो बातचीत आ रही है वो संख्या 2 से ज्यादा की हुई। जब संख्या 2 से ज्यादा की हुई तो इस 2 से ज्यादा की संख्या को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है एक नए शब्द की, और उस नए शब्द का जिक्र मैंने लिखा नन। नन एक अकेला ऐसा हमारे सामने लिखा प्रोनाउन जिसको हम दोनों तरह से मेंशन कर सकते हैं या दोनों तरह से बातचीत ले सकता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी। इसकी प्लूरल सिंगुलर होने की कहानी क्या है इसको हम समझेंगे अगले किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तब तक के लिए सीधी बात, बाकी सब आफरीन। अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं नन हैज कॉल्ड, और फिर मैंने एक सेंटेंस कहा नन हैव कॉल्ड, तो ग्रामेटिकली ये दोनों के दोनों अपने आप में बिल्कुल सही हैं, इनमें कोई गलती नहीं है। वजह क्या है? वजह हमें आगे के टॉपिक्स में समझ आएगी। मेरा काम है चीजों को सीक्वेंस में समझाना। हर एक चीज सिस्टमैटिक लेयर बाय लेयर जुड़ती चली जाती है और रेंडमाइजेशन मैं कर नहीं पाऊंगा, उलझाना मुझे आता नहीं, मुझे तो धीरे धीरे सुलझना है हर एक चीज के साथ। तो इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर संख्या हमारे सामने 2 से ज्यादा हुई तो बच्चों इस 2 से ज्यादा की संख्या की वजह से यहां से इस नीदर को भी हम लोग हटाकर लिखने की कोशिश करेंगे नन। अब सवाल आप लोगों से, क्या इस वर्ब को वॉज में कन्वर्ट करें? शायद नहीं। नन के साथ प्लूरल और सिंगुलर दोनों हेल्पिंग वर्ब काम करती हैं, तो इसे छेड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करें शब्द को। जब हम बोथ की बात करते हैं तो बोथ का मतलब समझ आता है कि हम लोग बात कर रहे हैं किन के बारे में? 2 लोगों के बारे में। अरे हाँ है ना। और दोनों का मतलब ये समझ आया कि जब संख्या ही 2 हो गई है तो इसके बिहेवियर की हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो गई दोस्तों? प्लूरल हुई। आज हम क्वेश्चन पर काम करना शुरू करते हैं। लिखा है बोथ ऑफ द गर्ल। क्या यहां तक की बातचीत अपने आप में ठीक है? बिल्कुल नहीं। बोथ का मतलब, ठीक, जब बात ही दोनों लड़कियों के बारे में हो रही है तो यहां होना चाहिए गर्ल्स। पहले ये करेक्शन हमने की, क्योंकि बोथ का मतलब ही प्लूरल हुआ तो प्लूरल होने के नाते इज ना होकर यहां होना चाहिए आर। जब बात हो ही प्लूरल के बारे में चल रही है तो इस हर को भी हटाकर हम लोगों को लिखना होगा दे आर। यहां तक की बात क्लियर हुई? आ जाओ एक अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को मैं जितना अंडरलाइन करूं पहले उतना ही मुझे पढ़कर सुना दीजिए फटाफट से ऊंची आवाज में। बिल्कुल बेहोश है, एक बार फिर ऊंची आवाज में, जितना ऊंची आवाज में पढ़ोगे उतना मजेदार लगेगा ये सेंटेंस। पढ़कर सुनाए।
शाबाश। अब अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करता हूं तो बोथ का जिक्र हुआ दो के बारे में। किसके बारे में? दो के बारे में। अब इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर इस नॉट का हम लोगों को जिक्र लिखा मिलता है तो बात दो में से किसी की भी नहीं रही। अरे हाँ है ना, बात जब दोनों में से किसी की भी नहीं रही तो हमें किस चीज की जरूरत होगी? किसी की भी नहीं। तो इसका मतलब ये समझ आता है कि अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम लोगों को बोथ के साथ नॉट लिखा हुआ नजर आया तो इन दोनों को मर्ज करके ज्यादा बेहतर होगा। हम इसे किससे इंप्रूवमेंट में लेकर चलें? नीदर। आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं नीदर नाइदर, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है। आप इसे प्रोनाउंस करें ईदर आइदर, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है। तो कानूनन ये बात हमें समझ आ रही होगी कि इस नॉट को और इस बोथ को मर्ज करके ज्यादा बेहतर होगा नीदर का जिक्र, ठीक है। और नीदर का अगर जिक्र हुआ तो इस हैव को भी हटाकर हम लोगों ने लिखने का काम किया हैज। और जब ये सिंगुलर ही हो गया है देयर को भी हटाकर हम लोग इसकी जगह लिखने की कोशिश करेंगे हैज। एक आखिरी सवाल है दोस्तों, जरा इसे भी ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। लिखा है मेरे सामने ईच हैव, कहानी यही खत्म हुई। इनमें से किसी की भी मैं बात करता हूं तो बिहेवियर एक के लिए हुआ, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हुई। तो सर इस लिखे हुए क्वेश्चन में भी देखना चाहूं तो ईच का जिक्र हम सिंगुलर के लिहाज से हैज, और इसी की बातचीत आगे अगर हम लेके चलते हैं तो देयर को हटाकर हम लोगों ने चुना हिज। पहले इस बात को ध्यान से देखें, समझें, फिर चलते हैं आगे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस बात को देख लिया होगा, समझ लिया होगा। चलिए कहानी थोड़ी आगे लेकर चल लेते हैं। एक बहुत प्यारी कंफ्यूजन मैं आपके सामने अब रखूंगा। दिस इज कॉल्ड वन कंफ्यूजन। अब दोस्तों मैं इस वन कंफ्यूजन को समझाने की कोशिश करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं आपके सामने। जरा फटाफट से इन सेंटेंसेस को देखें, दिमाग लगाएं। टेक योर टाइम प्लीज।
मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, लेडीज एंड लेडीज एंड लेडीज एंड लेडीज एंड लेडास। हमारे सामने लिखे इन क्वेश्चंस पर थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, इन सभी के सभी सेंटेंसेस में अगर हम थोड़ा ध्यान से समझने का काम करें तो वन बहुत प्यार से हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। अगर मैं आप लोगों से पूछने की कोशिश करता हूं तो ये पहले जो 3 सेंटेंसेस हैं, इन पहले 3 सेंटेंसेस में कौन से वो सेंटेंस हैं जिनका मीनिंग सभी पर अप्लाई होता है? सोचिए जरा ध्यान से, इन लिखे हुए पहले 3 सेंटेंसेस में कौन से वो सेंटेंसेस हैं जिनका मीनिंग सभी पर अप्लाई होता है? शाबाश। इन लिखे हुए पहले 3 सेंटेंसेस में से कौन से वो सेंटेंसेस हैं जिनका मीनिंग सभी पर नहीं, किसी एक पर अप्लाई होता है? मेरे अब शब्द थोड़े से बदलने की कोशिश कर रहा हूं, बात वही है, शब्द बदल रहा हूं। इन 3 सेंटेंसेस में से कौन से वो सेंटेंसेस हैं जिनका मीनिंग सभी पर यानी कि जनरल सेंस कन्वे करता है? इन 3 सेंटेंसेस में कौन से वो सेंटेंसेस हैं जिनका मीनिंग जनरल नहीं, किसी एक यानी कि स्पेसिफिक सेंस कन्वे करता है? अब अगर इन लिखी हुई, कही हुई, सोची हुई बातों को मैं नियम से जोड़ना चाहूं तो सेंस के आधार पर हमारे सामने ये सेंटेंसेस कुछ स्ट्रक्चर्स तैयार करते हैं। और स्ट्रक्चर्स क्या है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें इस बात को। सबसे पहली बात आती है जनरल सेंस। क्या लिखा मैंने? जनरल सेंस। जब जनरल सेंस की हम बात करते हैं तो जनरल सेंस क्या कन्वे करता है, आओ समझें। जनरल सेंस का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसकी शुरुआत में हमें लिखा मिलता है वन, कि इमीडिएट हम यूज करते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इस वन को देखकर ये नहीं पता चलता ये बात इंसान की है, वस्तु की है, संख्या की है, ये बात किसकी है, ये पता नहीं चलता। इसलिए इसके साथ हम लोग जब प्रोनाउन की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के लिए वन, और पॉसेसिव केस अगर हमें बनाना है तो वंस का जिक्र हम करते हैं। लेकिन अगर हम इसी से स्पेसिफिक सेंस कन्वे करना चाहें तो स्पेसिफिक सेंस जब हम कन्वे करने की कोशिश करते हैं तो इसमें हम लोग यूज करते हैं वन के इमीडिएट एक प्यारा सा शब्द ऑफ, और आने वाला जो भी शब्द है वो यूज हम करते हैं प्लूरल। मुझे ऐसा क्यों लगता है, थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने स्ट्रक्चर का जिक्र किया था डिस्ट्रीब्यूटिव्स के अंदर, है ना? तो अगर इस बहाल को हम समझने की कोशिश करें तो हेल्पिंग वर्ब मुझे याद आ रही है, ठीक है बच्चों। और इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाला जो भी हमारे सामने प्रोनाउन है वो बेसिकली सिंगुलर कैटेगरी का प्रोनाउन होगा, और वो सिंगुलर कैटेगरी का प्रोनाउन हम यूज करते हैं इस लिखे शब्द के आधार पर। ये हम लोगों ने समझा है थोड़ी देर पहले, ये उसी की जैसा ही स्ट्रक्चर वन से बना है, ठीक। और इस सिंगुलर प्रोनाउन में हमें ये समझ आ सकता है कि हम यूज करें चाहे ही, चाहे शी, चाहे इट एटसेट्रा, पर हमें इतना पता है ना तो वन का ताल्लुक ना वंस का ताल्लुक, ठीक है जी। इसी के आधार पर क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू करता हूं। वन के साथ यूज हुआ इज, जनरल सेंस कन्वे की गई, सभी पर अप्लाई होता है। अब जनरल सेंस अगर चल रही है तो आने वाली इस बात में इस ही को हटाकर हम यहां पर यूज करते नजर आए वन। सेंटेंस 2 की अगर मैं बात करना चाहूं, लिखा है वन ऑफ द बुक्स। सर अगर कहा जाए बुक्स में से किसी एक की बात कही गई, इज अपने आप में सही है। अब बुक्स के मुताबिक वंस का जिक्र ना होकर हम इसकी जगह पर यूज करते हैं इट्स। क्वेश्चन 3 पर आते हैं। वन मस्ट, जनरल सेंस, सभी पर मीनिंग अप्लाई हो रहा है, इसलिए अगर जनरल सेंस की बात कर रहे हैं तो हम पॉसेसिव केस में हिज का ना यूज करते हुए हम यूज करेंगे वंस। क्वेश्चन नंबर 4 पर फोकस करते हैं। लिखा है हमारे सामने द सेंट सेज लाइफ इज व्हाट ही मेक्स ऑफ इट। सर इसका मीनिंग किसी एक पर नहीं, हर किसी पर अप्लाई होता है कि जिंदगी वो है जो आप इसका बनाना चाहें। तो इसका मतलब अगर जनरल सेंस की बात कर रहे हैं, हटाओ इस वन, इस ही को, और इसकी जगह आना चाहिए वन। सीपीओ मेंस ने क्वेश्चन दिया, लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ ही बी हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स। सर इसका अर्थ सभी पर अप्लाई होता है कि जिंदगी लंबी तब अच्छी लगती है जब आप खुश हैं, दोस्त आपके साथ हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ही किसी एक के लिए नहीं, ये मीनिंग अप्लाई होता है
जनरल सेंस सभी पर। अगला सवाल, शी सेड, ये वाली बात तो यहीं पर खत्म हुई। आगे लिखा हुआ सवाल मेरे सामने, वन ऑफ हर फ्रेंड्स, आ गई हमारे सामने स्पेसिफिक सेंस। अगर स्पेसिफिक सेंस की हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स में से किसी एक की बात कही गई, इसीलिए हटाओ इस वर्ग को और लिखा जाए वॉज। फ्रेंड्स में से अगर एक की बात कही, कॉमन जेंडर के मुताबिक आप यूज करते नजर आए हिज। क्लियर है? आखिरी सवाल पर काम करते हैं। लिखा है एवरीवन। आप अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो हम लोगों ने थोड़ी ही देर पहले इस वीडियो की शुरुआत में ही इंडेफिनिट प्रोनाउंस का जिक्र किया था। बोलो हाँ। और इंडेफिनिट प्रोनाउंस के जब जिक्र की हमने बात की थी तो उसके दौरान हम लोगों ने बात की एवरी, सम, एनी, नो। कुछ याद आ रहा है बच्चों? तो इन सभी के अगर जिक्र की मैं बात करता हूं तो इन सभी के साथ हम लोग जो आगे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो जोड़ने की कोशिश कर रहे थे वन या बडी। कुछ याद आ रहा है? तो उस लिहाज से हम लोगों ने इसके साथ आगे जोड़ने की कोशिश की थी कौन सी हेल्पिंग वर्ब। ये दोनों मिलकर कॉमन जेंडर बनाते हैं और इसी के लिहाज से हमने आगे जोड़ने की कोशिश की ही, हिज या फिर हिम। इज माई पॉइंट क्लियर? तो बड़ी प्यारी चीजें जुड़ती चली जाएंगी। वीडियो इस लेक्चर की शुरुआत से लेकर यहां तक आप शुरुआत से यहां तक देखोगे तो बहुत प्यार से चीजें जुड़ती नजर आई। तो इसका मतलब ये समझ आता है एवरीवन इज सपोज टू यूटिलाइज हिज टाइम। तो इसका मतलब अगर एवरीवन के हिसाब से मैं देखता हूं तो हिज में कोई गलती नहीं है। अरे हाँ या ना? अब अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं इस सेंटेंस के अंदर, अगर मैं कहानी इसको ठीक करना चाहूं वन के मुताबिक, तो वन के मुताबिक यहां पर बात आ जानी चाहिए वंस। ठीक है? तो पहले एक बार इस बातचीत को थोड़ा ध्यान से आप देख लें, फिर मैं आपको इसका रीजन समझाना चाहूंगा। मुझे लगता है यहां तक की बातचीत आप लोगों ने देख ली है। आइए दोस्तों कहानी को थोड़ा आगे लेके चल लेते हैं। तो वन हमें कंफ्यूज करता है, इसके छोटे छोटे डायमेंशंस बदल जाते हैं और इसके डायमेंशंस के आधार पर इसके जुड़े हुए क्वेश्चंस भी बदल जाते हैं। बातचीत को समझने के लिए मैं दो चार सेंटेंस लिख रहा हूं और ये बातचीत हमारी विदाई के लिए भी है, कहानी को समझने के लिए भी है। मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें।
छोटे छोटे शब्दों के अर्थ बदलने की कोशिश, और ये एक बहुत खास प्रयास है। अर्थ से अनर्थ तक लॉजिकली समझना चाहेंगे। मेरे सामने लिखे हुए कुछ कुछ सेंटेंसेस, माय डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व करें और उनके मीनिंग को समझने की कोशिश करें, क्योंकि प्रैक्टिस के समय इन मीनिंग को हम लोग दायरा बनाकर चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑनेस्ट। अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव के दौरान इसकी बात की, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑनेस्ट। जब हम ईच के साथ इस प्लूरल की बात करते हैं तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है, मैं डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं मीनिंग को, और डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब मुझे समझ में आता है वन आउट ऑफ मैनी। मेरे सामने बहुत सारे हैं और मैं उनमें से हर एक की बात कर रहा हूं, ठीक है ना जी। तो जितने भी मेरे सामने स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता नहीं उनकी संख्या कितनी है, लेकिन वो सभी के सभी इक्वल है ऑनेस्ट होने में। आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑनेस्ट, इसका मुझे मीनिंग समझ में आता है कि मेरे सामने जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो 2 है, और दोनों में से आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑनेस्ट, मैं दोनों में से किसी एक की बात करना चाहूंगा। अब वो है कौन मुझे नहीं पता। मान लीजिए मैंने इसकी बात की, उसी को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक। लेकिन अगर मैं ध्यान से समझूं तो आइदर से ये कैसे पता चल रहा है कि इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये समझ आ रहा है अगर ये है इक्वल तो इसको भी मैं कह सकता हूं, है ना। तो आप एक बार में दोनों में से किसी एक को ही कंसीडर करेंगे, फाइन। अब अगर मैं इस लिखे हुए सेंटेंस की मैं देखो, ये दोनों मैंने सर्कल लिखे हैं, इसका मतलब दोनों में से किसी एक की मैं बात करना चाहूंगा। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसे ड्रॉप किया, इसकी बात कर रहा हूं तो इसे ड्रॉप किया। अब मेरे सामने आता है वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑनेस्ट, इसका मतलब बात संख्या 2 की नहीं रही, बात संख्या अब 2 की नहीं रही, बात संख्या हो गई है अब 2 से ज्यादा की। तो ये ऊपर जो कहानी मैंने बनाई, इसी कहानी को एक बार फिर से समझने की कोशिश करूंगा मैं। तो इसका मतलब वन ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब मैं किसी भी एक को लपेट कर ला रहा हूं, पता नहीं वो कौन है, बाकी सभी के सभी ऑनेस्ट नहीं है। अब अगर मैं इन दोनों शब्दों की बात करता हूं, ये तो थे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव से रिलेटेड। अब आ जाओ सर सेंस के आधार पर खेलते हैं। वन मस्ट बी ऑनेस्ट, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया, ये कन्वे करता है एक जनरल सेंस। जनरल सेंस का मतलब क्या हुआ सर, इस सृष्टि में जितने भी हैं हम सभी से उम्मीद करते हैं ईमानदार होना चाहिए, ठीक। लेकिन जब हम इस एवरी के साथ इस वन को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपने ये इंडेफिनेट प्रोनाउन की शुरुआत में इसका अर्थ तैयार किया था वन आउट ऑफ द गिवन, ऐसा ही एक अर्थ तैयार किया था हम लोगों ने। वन आउट ऑफ द गिवन कहो, वन आउट ऑफ द मैनी को, दोनों मीनिंग को लेकर ज्यादा परेशान नहीं करते। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है जो इंसान मेरे सामने है उन सभी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि जब एवरी के साथ वन हम लोगों ने जोड़ने की कोशिश की, तो एवरी के साथ जब हम वन जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे मीनिंग को रिस्ट्रिक्टेड बनाता है। क्या रिस्ट्रिक्टेड बनाता है? जो लोग मेरे सामने हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, एवरीवन। इसका मतलब जो मेरे सामने है मैं हर एक से उम्मीद करता हूं कि आप ईमानदार रहें। अगर मैं वन कहता हूं तो मेरे सामने जो है हटाओ, जो सामने नहीं भी है मैं उनको भी इंक्लूड कर रहा हूं। दोस्तों ये एक छोटी सी बातचीत थी, आज की बात यहीं तक पढ़कर आए, रिवाइज करके आए। मिलते हैं कल की क्लास में। गुड नाइट, लव यू ऑल।